सन 1937 से 47 तक का समय भारतीय स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत को उखड़ फेंकने के लिए देश में क्रांति का बिगुल चरम पर था। अतः ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के अधिकारों में अभिवृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी उद्देश्य से सन 1935 ईस्वी में एक शासन विधान बनाया गया, जिसमें भारतीयों को आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। फलत सन 1937 ईस्वी में हमारे देश के 11 प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की व्यवस्था की गई, जिसमें 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ। इन मंत्रियों को बहुत से नए अधिकार प्राप्त हुए। देश में बहुत नवनिर्माण आरंभ हुआ। अतः इस दिशा में हमारी सरकार ने सक्रिय कदम उठाया और प्राय प्रत्येक प्रांत में शिक्षा का पुनर्संगठन आरंभ हो गया। शिक्षा क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की क्रांति शुरू हुई, जिसके अनुसार प्रांतों में प्रौढ़ शिक्षा प्रसार, अछूतों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा एवं साक्षरता प्रचार आदि के आंदोलन बड़े उत्साह और लगन के साथ प्रारंभ हुए। शिक्षा को युग के अनुकूल बनाने के लिए इसी समय महात्मा गांधी ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। उन्होंने उस पर विचार विनिमय करने के लिए 22 और 23 अक्टूबर सन 1937 ईस्वी में प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों एवं शिक्षा शास्त्रियों का एक सम्मेलन वर्धा में बुलाया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने अपनी नई शिक्षा को बेसिक शिक्षा योजना के रूप में लोगों के समक्ष उपस्थित कर उसके विविध अंगों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों ने बेसिक शिक्षा योजना की हृदय से सराहना की। इस संबंध में विशेष कार्य करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। इसके फलस्वरूप यह निश्चय हुआ कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दी जाए। परंतु दुर्भाग्यवश सन 1936 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया और ब्रिटिश सरकार से मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ा। बेसिक शिक्षा योजना भी खटाई में पड़ गई। सन 1942 ईस्वी में हमारी स्वाधीनता की देशव्यापी क्रांति आरंभ हुई। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश के जनप्रिय नेताओं से जेल भर दिए गए और अंग्रेजों ने कठोरता से आंदोलन का दमन किया। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की सारी शक्ति युद्ध में केंद्रित कर दी गई, जिससे हमारे देश की शिक्षा को बहुत आघात पहुंचा और शिक्षा का विकास बिल्कुल समाप्त प्राय हो गया। सन 1944 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का ध्यान पुनः हमारी शिक्षा की ओर आया और इसी वर्ष केंद्रीय सलाहकार समिति की ओर से एक सार्जेंट शिक्षा प्लस योजना युद्धोपरांत कार्यान्वित होने के लिए आई। सार्जेंट रिपोर्ट के पश्चात हमारे देश की शिक्षा के दिन पुनः लौटने लगे और धीरे धीरे शिक्षा पुनर्संगठित होने लगी। इधर भारतवासी अपने अधिकारों के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो रहे थे और धीरे धीरे अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे थे। अब अंग्रेजों के लिए भारतीय शासन की बागडोर संभालना असंभव था। सन 1945 ईस्वी के बाद केंद्रीय शिक्षा विभाग की अलग स्थापना की गई और उसका उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से शिक्षा मंत्री को सौंपा गया। अभी तक शिक्षा विभाग अन्य विभाग के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त सन 1946 ईस्वी में विश्वविद्यालयों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई। सन 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में केंद्र में अंतरिम सरकार की नियुक्ति हुई और केंद्रीय शिक्षा विभाग पर भारतीयों का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही केंद्रीय शिक्षा विभाग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय बन गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए। स्वतंत्रता की प्राप्ति शताब्दियों की परतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषण करने वाले साम्राज्यवादी विदेशी शासन सत्ता के चंगुल से भारतवासी मुक्त होकर अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन गए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया और 26 जनवरी सन 1950 को स्वनिर्मित संविधान की घोषणा की।
जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का आधार जनमत है। नए संविधान की घोषणा के उपरांत शासक और शासित का संबंध जनसेवक और जनता में परिणत हो गया। अपने देश में अपने राज्य की स्थापना होने के साथ साथ शासन का उत्तरदायित्व भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि भारत का यह पुनर्निर्माण था। फलत संविधान के निर्देशक तत्वों में शिक्षा को प्रमुख स्थान देकर शिक्षा प्रसार की योजनाएं बनाकर निरक्षरता के निराकरण का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के ध्येय से अनुसूचित जातियों को आर्थिक सुविधा भी प्रदान की गई। शिक्षा के साथ साथ भारतीय ललित कलाएं जो कालकलित हो चुकी थीं, उनको पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता का फल इतना मधुर नहीं रहा जितनी आशा की जाती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय प्रगति का कपाट जहां खोलता है, वहीं यह युग युग के अखंड भारत को 2 भागों में विभाजित करके सांप्रदायिकता का ऐसा लग्न तांडव उपस्थित किया कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की सारी प्रसन्नता और हौसला नष्ट हो गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति शताब्दियों की परतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषण करने वाले साम्राज्यवादी विदेशी शासन सत्ता के चंगुल से भारतवासी मुक्त होकर अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन गए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया और 26 जनवरी सन 1950 को स्वनिर्मित संविधान की घोषणा की। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का आधार जनमत है। नए संविधान की घोषणा के उपरांत शासक और शासित का संबंध जनसेवक और जनता में परिणत हो गया। अपने देश में अपने राज्य की स्थापना होने के साथ साथ शासन का उत्तरदायित्व भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि भारत का यह पुनर्निर्माण था। फलत संविधान के निर्देशक तत्वों में शिक्षा को प्रमुख स्थान देकर शिक्षा प्रसार की योजनाएं बनाकर निरक्षरता के निराकरण का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के ध्येय से अनुसूचित जातियों को आर्थिक सुविधा भी प्रदान की गई। शिक्षा के साथ साथ भारतीय ललित कलाएं जो कालकलित हो चुकी थीं, उनको पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता का फल इतना मधुर नहीं रहा जितनी आशा की जाती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय प्रगति का कपाट जहां खोलता है, वहीं यह युग युग के अखंड भारत को 2 भागों में विभाजित करके सांप्रदायिकता का ऐसा लग्न तांडव उपस्थित किया कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की सारी प्रसन्नता और हौसला नष्ट हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 11 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा प्रसार एवं पुनर्गठन की समस्याओं पर सक्रिय कदम उठाने के हेतु कई सम्मेलन एवं गोष्ठियां हुई। सन 1948 में केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रियों एवं उपकुलपतियों और अन्य शिक्षाविदों का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के निश्चयानुसार प्राथमिक, वयस्क, सामाजिक, वैज्ञानिक, शिल्पिक शिक्षा के महत्व तथा प्रसार पर अधिक बल दिया गया। वैज्ञानिक, शिल्पिक शिक्षा के महत्व तथा प्रसार पर अधिक बल दिया गया। विभिन्न शिक्षा आयोग नियुक्त किए गए। बुनियादी शिक्षा के निरीक्षण का कार्य खेर कमेटी को सौंपा गया। इस शिक्षा का 30% व्यय वहन करने हेतु केंद्रीय सरकार ने अपनी सम्मति दी। इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की रिपोर्ट जुलाई 1948 के आधार पर भारत की आगामी 10 वर्षों में 54,000 इंजीनियरों और 20,000 शिल्पियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु एक 5 वर्षीय योजना का निर्माण हुआ। 1950 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा गोष्ठी का आयोजन करके वयस्क शिक्षा प्रसार पर अधिक बल दिया गया। शिक्षण के माध्यम के निर्धारण के पुराने प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु शिक्षा मंत्रियों एवं उपकुलपतियों की एक समिति का आयोजन किया गया।
1947 में आयोजित इस सम्मेलन ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर एवं महत्ता पर ध्यान देते हुए निश्चय किया कि 5 वर्ष के भीतर अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा को प्रतिष्ठित किया जाए। संपूर्ण भारत में एकरूपता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुगमता की दृष्टि से देवनागरी लिपि को नवीन संविधान ने राष्ट्रीय लिपि घोषित किया। राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी की स्थापना राष्ट्रीय भाषा की यह प्रमुख विशेषता है कि वह जनभाषा के रूप में ग्रहण की जा सके। इसके प्रसार एवं इसे जनवरी से जनवरी की भाषा बनाने के हेतु शासन द्वारा कुछ सक्रिय प्रयास किए गए। हिंदी में वैज्ञानिक शब्दों के विकास हेतु भाषाविदों की समितियां बनाई गईं। 1949 ईस्वी में केंद्रीय सरकार ने कुछ राजकीय सरकारों को आदेश दिया कि माध्यमिक स्कूलों में हिंदी के अध्ययन को अनिवार्य कर दिया जाए। सन 1951 से 52 में भाषा विशेषज्ञों की एक समिति एवं 10 उपसमितियां बनाई गईं। वैज्ञानिक एवं शिल्पिक तथा कार्यालयों के प्रयोग में आने वाले शब्दों की सूचियां बनाई गईं। शिक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी अधिकारियों को हिंदी सिखाने का आयोजन किया गया। इसके प्रसार हेतु 15 वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया। शिल्पिक शब्दों के निर्माणार्थ 16 पारिभाषिकियों का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की दुरूह परिस्थितियों तथा तत्कालीन शिक्षा की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए सन 1947 ईस्वी में केंद्रीय सरकार के शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। शिक्षा विशेषज्ञों को विभाग के प्रशासकीय पदों पर नियुक्त करके लक्ष्य प्राप्ति को सुगमतर बनाया गया। शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए 4 प्रमुख शिक्षा परामर्शदाता और सचिव एवं उपसचिव नियुक्त किए गए। इस केंद्रीय विभाग के अधीन 6 शिक्षा विभागों की और स्थापना की गई। क्रमशः पहले विभाग का प्रशासन एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा, दूसरे का हिंदी तथा सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा, तीसरे का शिल्पिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा की प्रगति एवं देखरेख करना है। चौथे विभाग का संबंध छात्रवृत्तियों से, 5वें का शिक्षा के मौलिक प्रबंध एवं 6वें का माध्यमिक शिक्षा के प्रबंध से है। इनके अतिरिक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं नेशनल आर्काइव्स तथा नेशनल लेबोरेटरी, कलकत्ता आदि ऐसी संस्थाएं भी हैं जो शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण योग दे रही हैं। विदेशों में भी भारतीय शिक्षा विभागीय कार्यालय हैं। ये प्रगतिशील देशों से सांस्कृतिक संपर्क स्थापित कराने में सक्रिय भाग ले रहे हैं। इस क्षेत्र में यूनेस्को से भी हमें पर्याप्त सहायता मिल रही है। इस समिति का संगठन 1945 में किया गया। इसके सदस्य प्राय वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासन संबंधी बातों तथा आर्थिक समस्याओं का ज्ञान रहता है। सरकार तथा विश्वविद्यालय के अधिकारीगण इसके सदस्य नहीं होते। इस समिति का प्रधान कार्य विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों की देखरेख करना है, जिससे विश्वविद्यालयों की आर्थिक मांगें पूरी हो सकें। यही केंद्रीय अनुदान समिति नई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया करती है। इस समिति को यह भी देखना होता है कि विश्वविद्यालयों के कार्य देश की परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुकूल हो रहे हैं और उनमें प्रतिद्वंद्विता की भावना न आने पावे। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 1937 से 47 की अवधि में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा योजना इस काल की विशेष घटना है। इसका विवरण आगे हम देने की कोशिश करेंगे। इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में जो अन्य प्रयोग किए गए उनमें मध्य प्रांत की विद्या मंदिर योजना उल्लेखनीय है। मध्य प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने सन 1937 से 38 में इस योजना का नियोजन किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य छोटे छोटे गांवों में थोड़े ही सरकारी व्यय पर प्राथमिक शिक्षा का आयोजन करना था। विद्या मंदिर का उद्देश्य साधारण प्राथमिक स्कूलों के विषयों को पढ़ाना था। जिस गांव में 40 के लगभग बालक और बालिका होते थे, वहां एक विद्या मंदिर की स्थापना का प्रयत्न किया जाता था। प्रत्येक विद्या मंदिर को आवश्यक भवन तथा सामान और इतना बड़ा खेत दिया जाता है
जिससे लगभग 200 रुपए प्रतिवर्ष लगान आ सकती थी। इस खेत से ही विद्या मंदिर का पूरा खर्च निकाल लेने की योजना थी। एक विद्या मंदिर में प्राय एक ही शिक्षक रखने का प्रबंध था। सन 1938 से 39 में लगभग 80 विद्या मंदिरों की प्रांत में स्थापना हो गई, परंतु 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद प्रांतीय सरकार ने इसके विकास में कोई विशेष रुचि न दिखलाई। इस अवधि में बंबई प्रांत के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1938 में ने वॉलंटरी स्कूल नामक एक योजना चलाई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में व्यक्तिगत उद्योग को प्रोत्साहन देकर शिक्षा के व्यय को कम करना था और उन गांवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करनी थी जहां सरकार के लिए उनका आयोजन करना महंगा पड़ता। द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ हो जाने से इस योजना को बड़ा धक्का लगा। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें विशेष सफलता न मिल सकी। सन 1947 से 48 में 146 शहरों तथा 965 गांवों में केवल बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाई जा सकी थी। सन 1938 से 47 की अवधि में बंबई सरकार ने 2 कानून पास करके प्राथमिक शिक्षा संबंधी स्थानीय संस्थाओं के अधिकार सीमित कर दिए।